नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग जुलाई के करंट अफेयर एमसीक्यू का दूसरा हिस्सा करेंगे। पहला हिस्सा अर्थात 1 से लेकर के 15 जुलाई तक के जो भी करंट अफेयर थे वो मैंने एक ही वीडियो में आपको करवा दिया था। आज 16 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई का भाग 1 होगा, यानी कि इस वाले हिस्से को 16 जुलाई से 31 जुलाई के करंट अफेयर को हम लोग 2 हिस्से में करेंगे। पहला हिस्सा आज है, अगला हिस्सा कल आ जाएगा, जिससे आपका जुलाई का करंट अफेयर 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर के एमसीक्यू काफ़ी शानदार हैं और यूनिक क्वेश्चंस होते हैं। हमारे क्वेश्चंस अलग ही होते हैं जो न्यूज़पेपर पर बेस्ड बनाए जाते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण कहाँ पर किया गया है? भुसावल वर्कशॉप, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, भिलाई स्टील प्लांट, कपूरथला कोच फैक्ट्री। इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसका परीक्षण किया गया है। और जल्द ही भारत हाइड्रोजन ईंधन आधारित ट्रेन का परिचालन शुरू करेगा। हाइड्रोजन ईंधन आधारित, ये भी याद रखिएगा। हाइड्रोजन ईंधन का जो हम लोग दहन करते हैं तो उसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है? तो जल प्राप्त होता है, H2O प्राप्त होता है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है कि हाइड्रोजन ट्रेन परिचालन की शुरुआत किस रेलवे जोन ने की है? तो यह किया है उत्तर रेलवे जोन ने शुरू किया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये जो पूरी परियोजना है यह उत्तर रेलवे जोन का है, उत्तर रेलवे का है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ये टॉपिक हमने क्यों पढ़ा था? क्योंकि चीन के द्वारा इस पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाया जा रहा है, जिसके कारण से हमने ये टॉपिक पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेमयुंगडुंग ग्लेशियर जो है, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति होती है। फिर तिब्बत में होते हुए, अरुणाचल प्रदेश में होते हुए, फिर असम में होते हुए या बांग्लादेश के होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बना लेती। अर्थात कितने सारे देश हो गए? चीन हो गया, स्वायत्त तिब्बत का प्रदेश हो गया। वैसे अगर तिब्बत का प्रदेश हम लोग बोलेंगे तो चीन नहीं बोलेंगे। चीन हो गया, भारत और बांग्लादेश, 3 देश हैं यहाँ पर। चीन, भारत, बांग्लादेश है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि भारत अमेरिका का व्यापार घाटा का आंकड़ा 2024 में कितना है? क्योंकि यूएसए और इंडिया का फिलहाल में क्या चल रहा है तो आपको पता ही होगा। ट्रेड वॉर चल रहा है एक प्रकार से। भारत पर कई सारे प्रकार के टैरिफ लगाए जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा। तो कितना है व्यापार घाटा? तो 45.7 बिलियन डॉलर का है, जो भारत के पक्ष में झुका हुआ है। अर्थात भारत को इस व्यापार घाटा में लाभ हुआ है। अमेरिका को भारत बेचता ज़्यादा था, खरीदता कम था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब भारत को भी खरीदना, अब भारत भी कम बेच पाएगा। क्यों भारत कम बेच पाएगा? क्योंकि उन्होंने हम पर टैरिफ लगा दी, जिससे हमारे सामान वहाँ पर महंगे बिकेंगे। और अमेरिका जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, व्यापारिक पार्टनर है। इसका आंसर बी हो जाएगा। मेडोग हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण किस द्वारा किया जा रहा है? तो यही वो प्रोजेक्ट है जो चीन बना रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर, और इसको दुनिया का सबसे बड़ा बांध माना जा रहा है, जिसके कारण से भारत को चिंता उत्पन्न हो रही है कि कल को इस बांध का उपयोग हमारे खिलाफ युद्ध में नदी को एक युद्ध के वेपन के तौर पर किया जा सकता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निसार उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? निसार उपग्रह का, निसार आपको पता ही होगा, नासा, एन फॉर नासा, और ISAR यानी कि इसरो, इन दोनों का संयुक्त प्रोजेक्ट था, जिसमें अर्थ को ऑब्जर्व करने वाले दुनिया के सबसे महंगे सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका कहाँ से किया गया प्रक्षेपण? तो छठे का आंसर हो जाएगा बी, श्रीहरिकोटा से किया गया है। श्रीहरिकोटा से किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है निसार में कौन कौन से रडार शामिल हैं? तो मैंने आपको बताया था कि इसमें दुनिया के सबसे हाईटेक और सबसे एडवांस प्रकार के रडार सिस्टम इसमें लगाए गए हैं, और यह दुनिया का सबसे महंगा पृथ्वी का अवलोकन करने वाले अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट सिस्टम है। तो इसमें L बैंड और S बैंड दोनों बैंड का उपयोग किया गया है। ये अपने आप में ही खास चीज़ है। L बैंड और S बैंड दोनों का ही इसमें उपयोग किया गया है। अगला है कि निसार उपग्रह का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है इनमें से? तो इसमें से जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है उनमें से एक है प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी। प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी सबसे प्रमुख की बात यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग। तो वेदरिंग उपग्रह नहीं है ये मौसम प्रणाली के लिए नहीं भेजा गया है। हालांकि आपदा प्रबंधन में तो मौसम भी आएगा, लेकिन मुख्य रूप से अगर एक शब्द में कोई चीज़ बोला जाए
तो प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी हो जाए। एग्जाम में भी इस प्रकार के सवाल आएंगे जिसमें से कई सारे सिमिलर स्टेटमेंट लगते हैं, लेकिन उसमें से एक का चयन करना पड़ता है। इसका आंसर सी हो जाएगा बंधुओं। अगला सवाल है, देखिए इसका उपग्रह का उद्देश्य जो है भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करना है। चोल साम्राज्य में मतपत्र प्रणाली को किस नाम से जाना जाता था? चूँकि प्रधानमंत्री मोदी जी तमिलनाडु की यात्रा पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ के बारे में समझाया भी था और बोला था कि भारत में लोकतंत्र की गहरें बहुत गहरी हैं, और उसमें भी उन्होंने चोल साम्राज्य के द्वारा जो स्थानीय प्रशासन लागू किए गए थे उसकी उन्होंने खूब जम के तारीफ की थी। इसको कन्नी सेत्ती प्रणाली कहा जाता था। कन्नी सेत्ती प्रणाली कहा जाता था। कन्नी सेत्ती प्रणाली कहा जाता था। इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। और चोल साम्राज्य के जो स्थानीय शासन है इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है बंधुओं? कौन से अभिलेख से मिलती है? तो उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। ये भी याद रखिएगा। चोलों के बारे में राजराज प्रथम के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था और राजेंद्र प्रथम के द्वारा गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। उत्तर मेरूर शिलालेख किस काल से संबंधित है? तो यह राजेंद्र चोल के समय का है। राजेंद्र चोल का, यहाँ पर चोल साम्राज्य नहीं पूछा गया है, ये पूछा गया कि चोलों में किस राजा के समय का है। यह राजेंद्र चोल के समय का है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट बना करके भी उत्तर मेरूर अभिलेख के बारे में पूछा गया है। चोल प्रशासन की कौन सी विशेषता लोकतांत्रिकता को दर्शाती है? केवल वंशानुगत अधिकारी, ये तो अलोकतांत्रिक तरीका हो जाएगा। सम्राट सर्वोच्च, ये भी नहीं है भाई। स्थानीय सभाएं और मतदान प्रणाली, उसके बारे में मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने ये भी समझाया था कि उनकी मतदान प्रणाली इतनी अच्छी थी कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। आपके परिवार में भी किसी के ऊपर क्रिमिनल बैकग्राउंड या कोई छल प्रपंच का आरोप तक नहीं होना चाहिए। आपको वेदों का ज्ञान होना चाहिए। वेद यानी कि नीति शास्त्र की मैं बात कर रहा हूँ। आपको वेदों का ज्ञान होना चाहिए, आपको धर्म का ज्ञान होना चाहिए, आपको समाज का ज्ञान होना चाहिए, तब जाके आप इसके लिए उम्मीदवार बन सकने के योग्य होंगे। उम्मीदवारी के लिए ये सब योग्यता तय किया गया था कि आप पढ़े लिखे और बिल्कुल संपन्न व्यक्ति होना चाहिए। सामाजिक रूप से संपन्नता की बात हो रही है यहाँ पर, तभी जाके आप खड़े भी हो सकते हैं इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका उत्तर हो जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है बंधुओं? नई शिक्षा नीति चूँकि 2020 में लागू किया गया था, उसका 5 वर्ष जिस दिन पूरा हुआ था तो उस दिन मैंने पढ़ाया था। इसके 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, 2025 आ गया है ना। तो इसमें फॉर्मूला जो है वो है 5+3+3+4 का। पहले शुरुआत के 5 वर्ष का एजुकेशन, फिर 3 वर्ष का एजुकेशन, फिर 3 वर्ष का, फिर आपका 4 वर्ष का एजुकेशन है। तो ये इसमें 5 वर्ष लगाया गया है। 5+3+3+4 का इसमें प्रिंसिपल रखा गया है। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय चोल है। बी आंसर हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा। 9वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना की, जो दक्षिण भारत में भारत का सबसे प्रमुख साम्राज्य बना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि राजराज चोल ने कौन सा प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था? तो यह बृहदेश्वर का मंदिर है और यह यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, दुनिया के सबसे अद्भुत मंदिर में से एक है। और यह द्रविड़ मंदिर वास्तुकला की चरमोत्कर्ष का काल माना जाता। इसी समय द्रविड़ मंदिर वास्तुकला के सबसे अच्छे मंदिरों का निर्माण हुआ है। और द्रविडियन मंदिर वास्तुकला की शुरुआत कब से होती है? तो थोड़ा बहुत हमें झलक देखने को मिलता है पल्लव शासकों में, लेकिन वास्तविक शुरुआत जो है वो चोल ही करते हैं और चोलों के द्वारा ही भव्य मंदिर दक्षिण भारत में बनाए जाते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। चोल प्रशासन में सभाएं किन मामलों का प्रबंधन करती थी? तो कृषि, न्याय और मंदिर मामलों का प्रबंधन करती थी। इसका आंसर डी हो जाएगा। ONDC की शुरुआत, ONDC क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, अर्थात MSME वगैरह अगर कोई ऑनलाइन सामान बेचना चाहे तो अभी वो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इनके थ्रू बेचना पड़ता है। तो इसमें प्लेटफॉर्म का चार्ज बहुत ज़्यादा है।
प्लेटफॉर्म का चार्ज होता है, और भी बहुत सारी यहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं हमारे जो डिजिटल कॉमर्स में जुड़ना चाहते हैं एमएसएमई वगैरह उनके लिए। तो इसलिए भारत सरकार ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स शुरू किया है, जहाँ पर एमएसएमई वगैरह अपने सामान बेच सकते हैं, अपना सामान खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो इसको लेकर शुरू किया गया। यह किस मंत्रालय का अधीन है, इसके बारे में मैंने डिटेल पढ़ाया था, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का अधीन है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ओएनडीसी का स्थापना कब हुई थी, तो 2021 में हुई थी, 21 दिसंबर 2021 में हुई थी, जिसका उद्देश्य डिजिटल व्यापार को समावेशी अर्थात डिजिटल व्यापार तक सभी की पहुंच को सुनिश्चित करना था, इंक्लूसिव बनाने का लक्ष्य रखा गया था। ओएनडीसी किस तकनीक पर आधारित है, तो ओपन सोर्स तकनीक है, कोई भी इस प्लेटफॉर्म को उपयोग कर सकता है और इसके सोर्स कोड भी ओपन होते हैं। तो इसका पूछा जा रहा है कि किस तकनीक पर है, तो ओपन सोर्स है या ओपन सोर्स तकनीक है, ओपन सोर्स है, कोई भी इसके सोर्स कोड वगैरह भी देख सकते हैं, अपने अनुसार उसका उपयोग भी कर सकते हैं। ओएनडीसी का उद्देश्य क्या है, तो एमएसएमई को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, छोटे छोटे कंपनीज़ हैं, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना है। अगला सवाल पर चलते हैं कि बिल्ड फॉर भारत हैकाथॉन किससे संबंधित है। बिल्ड फॉर भारत हैकाथॉन ओएनडीसी से ही संबंधित है। इसी को लेकर के हैकाथॉन एक प्रतियोगिता आयोजित किया गया था कि इसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है, कुछ नए आइडियाज़ सजेस्ट कीजिए इसी को लेकर के। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को लेकर के एक हैकाथॉन आयोजित किया गया था, जिसका नाम है द बिल्ड फॉर भारत हैकाथॉन। बिहार पत्रकार सम्मान योजना, इसको बीपीएसएस कहा जाता है बंधुओं, बीपीएसएस के तहत पत्रकारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। दरअसल में बीपीएसएस के तहत में कुछ प्रमुख पत्रकारों को जो रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्टर्ड पत्रकार हैं, उनको एक निश्चित आयु के पश्चात पेंशन दिया जाएगा। ये योजना बिहार सरकार ने शुरू किया था। तो उसी को लेकर के पूछा जा रहा है कि न्यूनतम आयु कितनी है। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 60 वर्ष है। जब 60 वर्ष के पत्रकार हो जाएंगे तो उनको पेंशन मिल सकेगा। बीपीएस के तहत पेंशन राशि कितनी दी गई है, तो इसके तहत पेंशन राशि 15,000 रुपये करीब में उनको पेंशन दिया जाएगा। पत्रकार हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी कितनी लंबी है। ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर टोटल, तिब्बत में, भारत में, बांग्लादेश में, सब में मिला देंगे तो 2900 किलोमीटर के लगभग में इसकी लंबाई है। इसका आंसर सी हो जाएगा। सोहराई चित्रकला किस राज्य की परंपरा है, तो यह झारखंड राज्य की परंपरा है। सोहराई चित्रकला हजारीबाग क्षेत्र की पारंपरिक जनजातीय आर्ट है। सोहराई जिसको कहा जाता है, सोहराई कहा जाता है, याद रखिएगा, इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसको जीआई टैग कब मिला था सोहराई चित्रकला को बंधुओं, तो 2020 में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया था। 2020 में इसका आंसर बी हो जाएगा। पट्ट चित्रकला का संबंध किस मंदिर से है। पट्ट चित्रकला मुख्य रूप से जगन्नाथपुरी के मंदिर में पट्ट चित्रकला, कपड़े पर अद्भुत सी चित्रकला आपको दिख जाएगा यहाँ पर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। पटुआ चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, तो यह पश्चिम बंगाल से है। पटुआ पश्चिम बंगाल की पारंपरिक लोक कला है, जो कहानी कहने की शैली में बनाई जाती है, और यह चित्रकला पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। पटुआ चित्रकला में किस चीज़ पर चित्र बनाते हैं, तो इसमें हम लोग कपड़े की पट्टी पर, कपड़ा है, कपड़ा का पट्टी है, उसी पर पटुआ चित्रकला बनाया जाता है। ये इसकी बहुत बड़ी खासियत होती है और अद्भुत होता है यह। इसका आंसर सी हो जाएगा। FIDE की स्थापना कब हुई थी, तो ये चेस को लेकर के फेडरेशन है वर्ल्ड लेवल का, लेकिन चूंकि फ्रेंच नेम है इसका, इसीलिए FIDE यहाँ पर दिख रहा है आपको। विश्व शतरंज महासंघ इसको कहा जाता है, फेडरेशन कह सकते हैं, शतरंज महासंघ यह है यह। तो विश्व शतरंज महासंघ है। इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, 1924 में। हाल ही में दिव्या देशमुख जी ने FIDE वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप पुरस्कार को जीता है, और ऐसा जीतने वाली वो पहली महिला है। हालांकि 4 ग्रैंड मास्टर महिलाएं इससे पहले भी भारत में हुई हैं, चौथी नंबर की हैं वो। तो ज़रूरी नहीं कि ग्रैंड मास्टर तभी बनते हैं जब इस पुरस्कार को जीत लिया जाए। ग्रैंड मास्टर की उपाधि FIDE के नॉर्म्स पूरा करने पर भी मिल जाता है। लेकिन दिव्या देशमुख ने 19 वर्ष की अवस्था में ही इस विश्व चैंपियनशिप वुमेन्स को जीता है उन्होंने, और इसके पश्चात से उनको ग्रैंड मास्टर का दर्जा मिला है। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति भवन में हुए कला उत्सव में किन 3 चित्रकलाओं का प्रदर्शन किया गया, तो सोहराई का, पट्टचित्र का और पटुआ का प्रदर्शन किया गया। इसी कारण से ये सवाल डाले गए थे और ये मैंने करवाया भी था आपको करंट अफेयर डिस्कशन के दौरान।
प्रसाद ता मुएम थोम मंदिर किस राजा के शासनकाल में बनवाया गया था? ये मंदिर तो अब याद ही हो गया होगा आप सभी को, तो जयवर्मन सप्तम है, इसी के समय में बनाया गया था। प्रसाद ता मुएम थोम मंदिर खामेर राजा जयवर्मन सप्तम के शासनकाल में बनवाया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है जब यह अरुणाचल प्रवेश करती है? तो जब यह अरुणाचल प्रदेश प्रवेश करती है तो यह किस नाम से जानी जाती है? इसको वहाँ पर दिहांग या सियांग कहा जाता है, दिहांग या सियांग नदी कहा जाता है, दिहांग या सियांग नदी कहा जाता है इसको। ओके। अगला है भारत में हाइड्रोजन भरण एवं संग्रहण केंद्र कहाँ पर बन रहा है? रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्य रूप से, तो ये कहाँ पर है? तो यह जींद हरियाणा में जगह है जहाँ पर रेलवे भरण अर्थात हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी, क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी तो बनाना पड़ेगा ना हमें कोच में, तभी जाके हाइड्रोजन ईंधन काम कर पाएगा। उसको स्टोरेज करने की तकनीक सबसे ज़्यादा कठिन होती है क्योंकि हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील गैस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जींद हरियाणा में हाइड्रोजन को स्टोर कैसे किया जाए, इसका तकनीक का निर्माण हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो हरियाणा जींद में करते हैं। अगला सवाल है हाइड्रोजन के दहन से मुख्य रूप से कौन सा उत्सर्जन होता है? तो हाइड्रोजन के दहन से H2O ही बनता है। मतलब कि आने वाले समय में जब पूरे देश भर में हाइड्रोजन पर आधारित गाड़ियाँ चलने लग जाएंगी तो आप गाड़ी चला के आओगे तो एक टंकी पानी भरा हुआ रहेगा, उस पानी का आप उपयोग कर सकते हैं, अर्थात 100% रिन्यूएबल होगा। ये तभी होगा रिन्यूएबल जब जो हम हाइड्रोजन ईंधन ला रहे हैं वो भी हम रिन्यूएबल सोर्स से ही लाएं। अर्थात अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करेंगे हाइड्रोजन ईंधन के लिए तब जाके पूरा साइकिल जो है ये 100% शुद्ध हो पाएगा, नहीं तो शुद्ध नहीं होगा। आज अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे हैं तो कोई ऐसा थोड़ी ना कि उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, पहुंच ही रहा है, क्योंकि आपके घर में जो बिजली आ रही है वो कहाँ से आ रही है भाई? तो वो तो कोयला जला के ही बन रहा है अभी भी देश का 60% बिजली, तो इसलिए उससे कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन गैस की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह रंगहीन, गंधहीन और अत्यधिक ज्वलनशील होती है और इसी कारण से यह खतरनाक भी बन जाती है। आपको पता होगा कि ये लीक करेगी और अगर गंधहीन है तो पता भी नहीं चलेगा और आग लग जाएगा चारों तरफ। जिस प्रकार से LPG का अपना कोई गंध नहीं होता, उसमें मरकैप्टेन मिलाना पड़ता है तब जाकर उसका गंध आता है ताकि लीक होने में पता चले, उसी प्रकार से हाइड्रोजन के साथ भी हमें कुछ मिक्स करना पड़ेगा ताकि वो लीक हो तो हमें पता चल सके। इसका आंसर सी हो जाएगा। खामेर साम्राज्य जिसने वो मंदिर बनाया था उसकी राजधानी कहाँ थी? तो यशोधरपुर थी, यशोधरपुर थी। इसका आंसर सी हो जाएगा, जिसे अंकोर के नाम से भी जाना जाता है। कंबोडिया में इसका कैपिटल था, कंबोडिया में। इसका आंसर सी हो जाएगा। टिंडा कहाँ स्थित है? यहीं पर रूस में एक विमान का दुर्घटना हो गया था जिसके फलस्वरूप मैंने आमूर का क्षेत्र और यह टिंडा का प्रदेश भी पढ़ाया था। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह सुदूर पूर्व रूस में स्थित है। वहीं पर एक प्लेन का दुर्घटना हो गया था आमूर के रीजन में, आमूर के रीजन में एक प्लेन दुर्घटना हो गया था। आमूर नदी भी है बंधुओं, आपको पता होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आमूर क्षेत्र मुख्यतः किस नदी के बेसिन में फैला हुआ है? तो यहाँ पर जेया नदी है। आमूर क्षेत्र जेया और बुरेया नदियों के बेसिन में फैला हुआ है, हालांकि आमूर भी नदी है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आमूर फाल्कन अपने पक्षी का नाम सुना होगा जो वहाँ से उड़ करके भारत भी आती है, कई सारे जगहों पर प्रवास पर जाती है, तो इसी क्षेत्रों पर वो पक्षी जो है उड़ के आती है और इसी क्षेत्र से आती है। और यह चीन और रूस का सीमावर्ती इलाका है, दोनों देश की यहाँ पर बाउंड्री भी मिलती है। आमूर क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पर सोना बहुत सारे हैं, सोना के लिए जाना जाता है इस क्षेत्र को, स्वर्ण खनन का यह क्षेत्र है। पिपरहवा कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है पिपरहवा, और यह चर्चा में था क्योंकि बौद्ध अवशेष लाए गए। भगवान बुद्ध का माना जा रहा है कि वो हड्डी है जो अवशेष हमें अभी अभी लाया है, पिपरहवा में ही उसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा खोज की गई थी वो अगला सवाल है। पिपरहवा उत्तर प्रदेश नेपाल के सीमा के पास स्थित है जो बौद्ध अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है, और यहीं पर विलियम क्लैंस्टन पेपे ने भगवान बुद्ध के अवशेष खोजने का दावा किया था कि हमने भगवान बुद्ध के अवशेष खोज लिए, जिसमें शायद एक दांत है और कुछ रत्न आभूषण है, जिसकी नीलामी अभी की जानी थी हांगकांग में, लेकिन भारत सरकार के दबाव के पश्चात से वो भारत आ पाया है और अब इसको पब्लिक म्यूजियम में कोलकाता में विक्टोरिया म्यूजियम इसको प्रदर्शित किया जा रहा है फिलहाल में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पिपरहवा रत्नों की अनुमानित कीमत कितनी है? तो इसकी कीमत थी $100 मिलियन।
$100 मिलियन इसकी कीमत लगाई जा रही थी, लेकिन भारत सरकार के कारण से यह अपने देश वापस आ गया। निसार उपग्रह प्रत्येक कितने दिनों में वैश्विक मानचित्र तैयार कर लेगा? तो निसार उपग्रह प्रत्येक 12 दिनों में वैश्विक मानचित्र तैयार करेगा। 12 दिन इसका आंसर हो जाएगा। निसार का एल बैंड किसके लिए उपयुक्त होता है? तो एल बैंड का उपयोग ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधि के अध्ययन के लिए किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारी पानी D2O किसके रूप में प्रयुक्त होता है? दरअसल पहली बार देश में कोई निजी कंपनी प्राइवेट कंपनी भारी जल का उत्पादन शुरू करेगी। इससे पहले ये काम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब मुंबई में एक निजी कंपनी के द्वारा भारी जल का उत्पादन शुरू किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा? इसका निजीकरण हुआ है और हमारे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर उतना समय किसी और चीज़ पर दे पाएंगे। तो D2O किसके रूप में प्रयुक्त होता है? तो यह शीतलक के रूप में और मंदक के रूप में, अर्थात शीतलक और मंदक दोनों के रूप में उपयुक्त होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। डी इसका सबसे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली निजी भारी पानी परीक्षण केंद्र सुविधा कहाँ पर बनाया गया है? तो यह पालघर मुंबई में बनाया जा रहा है और यहाँ पर एक फैक्ट्री है जिसके द्वारा अब इसका उत्पादन किया जाएगा। किस कंपनी ने शुरू किया है या विकसित किया है? तो TEMA इंडिया नामक एक कंपनी है जो इसका निर्माण अब शुरू कर रही है, भारी जल का निर्माण शुरू कर रही है। आइसोटोप होते हैं, दरअसल में आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन का D2O, जिसके द्वारा भारी जल का निर्माण होता है और इसका उपयोग शीतलक और मंदक के रूप में किया जाता है परमाणु भट्ठियों में। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली भारत के कुल जल साधन क्षमता का कितना हिस्सा मौजूद है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में 30% हिस्सा मौजूद है। बी इसका आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र के दाहिने तट की सहायक नदी में कौन सी नहीं है? तो इसमें से बुढ़ी दिहिंद है, यह बाएं तट की सहायक नदी है, जबकि मानस, लोहित और सुबनसिरी दाहिने तट की सहायक नदियाँ हैं। चीन किस स्थान पर मेगा डैम बना रहा है? तो माडोग या मेडोग काउंटी इस जगह का नाम है तिब्बत में, और यहीं पर वो दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। अगला सवाल है, भारत ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सियांग, अभी मैंने पढ़ा था सियांग या दिहांग नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? तो जहाँ अरुणाचल प्रदेश के पास ये प्रवेश करती है वहाँ पर। उसके पश्चात से जब असम में आती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है इसको। अगला है, ब्रह्मपुत्र का मार्ग कौन कौन से देशों से होकर गुजरता है? तो चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर के गुजरता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत निपुण भारत का उद्देश्य क्या है? निपुण भारत का उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक साक्षरता और गणना क्षमता में सुधार हो, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, यानी कि जो अंक गणित वगैरह होते हैं उनमें बच्चों को महारत करना, निपुण पहल का वही उद्देश्य रखा गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 किसने घोषित किया है? यह सहकारी नीति घोषित किया गया है अमित शाह जी के द्वारा घोषित किया गया है। अमित शाह जी के द्वारा घोषित किया गया है। राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य था सहकार से समृद्धि, ये इसका उद्देश्य रखा गया है। इस नीति के अनुसार हर गांव में क्या स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो हर गांव में एक सहकारी समिति स्थापित किया जाएगा। इसके तहत ये लक्ष्य रखा गया है। और इससे पहले सहकारी नीति 2002 ईस्वी में लाया गया। 2002 के सहकारी नीति के स्थान पर अब 2025 का सहकारी नीति बनाया गया है, जिसका समर्पण राष्ट्र को किसने किया है? तो अमित शाह जी ने किया है। वही सहकारी मंत्रालय भी उनके पास में है, तो ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। इस PDF में जितने सवाल थे वो सभी मैंने आपको करवा दिए हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, आपने पढ़ा भी होगा ये सब सवाल। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।